नमस्कार, सुबह 9 बजे में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा में आज शुरू होगी संविधान को लेकर प्रतिबद्धता पर चर्चा। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री दे सकते हैं लोकसभा में चर्चा का जवाब। जीएसटी पर प्रधानमंत्री सभी दलों से बातचीत को तैयार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, आम राय बनाने की कोशिश। कांग्रेस का आरोप, नहीं हुई व्यापक चर्चा। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता का इस्तीफा। राज्य संगठन में जल्द फेरबदल। अध्यक्ष पद के लिए अमरिंदर सिंह और अंबिका सोनी सबसे आगे। रूस ने दी तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी। आईएस के खिलाफ लड़ाई तेज करेंगे रूस और फ्रांस। जर्मनी भी देगा साथ। और नागपुर टेस्ट में मजबूत स्थिति में टीम इंडिया। जीत से 8 विकेट दूर। दक्षिण अफ्रीका को बनाने हैं 278 रन। खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। राज्यसभा में आज संविधान को लेकर प्रतिबद्धता पर चर्चा की शुरुआत होगी। यह चर्चा डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती समारोह के भाग के रूप में रखी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संविधान को लेकर प्रतिबद्धता पर चर्चा की शुरुआत की, जो आज भी जारी रहेगी। पहले दिन लोकसभा में संविधान को लेकर प्रतिबद्धता पर चर्चा के दौरान सांसदों ने अपने विचार रखे, लेकिन राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत नहीं हो पाई। नागालैंड से राज्यसभा सांसद खेकीहो झिमोमी के निधन की वजह से श्रद्धांजलि देने के बाद कल राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी बिल पर प्रधानमंत्री सभी दलों से बात करने को तैयार हैं। समाचार चैनल टाइम्स नाउ में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्तर पर सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अभी तक व्यापक चर्चा नहीं की है, ऐसी कोई पहल नहीं की है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर जीएसटी बिल पारित कराना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार कांग्रेस समेत सभी दलों से बातचीत को तैयार है। उन्होंने कहा कि जरूरी होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्षी दलों से वार्ता कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग फॉर अ कंसेंसस एंड देयरफॉर let me withhold some facts back. But at the same time, let me clarify, we have absolutely no hesitation even at the level of the Prime Minister. We've never had it in the past, we don't have it. He's willing to speak to everyone. जीएसटी बिल राज्यसभा में लंबित है। कांग्रेस की मांग है कि जीएसटी की दर 18% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल राज्यों को 1% अतिरिक्त कर लगाने की छूट देने का भी विरोध कर रहा है। पार्टी चाहती है कि राज्यों को राजस्व नुकसान की अगले 5 साल तक पूरी भरपाई हो। कांग्रेस का दावा है कि अब तक सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव नहीं मिला है। कि जीएसटी के प्रति हमारी कोई सैद्धांतिक आपत्ति नहीं है, मगर जो हमने मुद्दे उठाए हैं हम उनको जरूरी मुद्दे मानते हैं, मगर अभी तक सत्ता पक्ष की ओर से कोई विस्तृत चर्चा इन मुद्दों के समाधान कराने के लिए नहीं की गई है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि 32 में से 30 दल जीएसटी के समर्थन में हैं। कई दलों ने भी बिल का समर्थन करने की बात कही है। हमारी पार्टी का ये कहना है कि जैसा कि सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि ये देश हित में है, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो हम जरूर इसका समर्थन करेंगे। I think both the government and the opposition will have to make some adjustments and eventually come out with a bill which is acceptable to all and which is a win-win for the country. But it is imperative that we must pass this bill in this session. तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस की वजह से जीएसटी बिल अटका हुआ है। The issue is that the Congress and the BJP, they play this ping pong when it comes to bills like the GST. And it's the regional parties who are much more consistent than the Congress and the BJP who need to get their act together to pass the GST. सरकार अगले साल अप्रैल से जीएसटी को पूरे देश में लागू करना चाहती है। इसके लागू होने से देश को एक बाजार के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कल संविधान में सेक्युलर शब्द के इस्तेमाल पर तीखी बहस हुई।
सोनिया गांधी ने जहां संविधान पर खतरे की ओर संकेत किया, तो वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सेक्युलर शब्द पर ही सवाल खड़े किए। माननीय राजनाथ सिंह जी, सरकार की तरफ से संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर बोलते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 42वें संशोधन को गैर जरूरी बताया। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ने को प्रस्तावना की मूल भावना के खिलाफ करार दिया। राजनाथ सिंह ने धर्मनिरपेक्ष शब्द के राजनीतिक दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि प्रियम्बल जो भारत के संविधान की आत्मा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक ऐसी उनकी सोच थी। और उस सोच के बावजूद 42वें संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया। मैं यह मानता हूं कि सोशलिस्ट और सेकुलर यह शब्द यदि डालना यदि आवश्यक रहा होता तो निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के प्रियम्बल में उसी समय सोशलिस्ट और सेकुलर इन शब्दों का जो है प्रयोग किया होता। सेकुलर शब्द का जहां तक है, यह आज मैं कह सकता हूं कि आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग है। विपक्ष की तरफ से बहस में सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का स्वाधीनता संग्राम से अटूट नाता है और इस तरह से संविधान का इतिहास कांग्रेस से जुड़ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला हुआ है। स्वयं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इशारा किया था कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तौर तरीकों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। आज एक खुशी का दिन है, लेकिन दुख का भी है। दुख इसीलिए है कि संविधान के जिन आदर्शों और सिद्धांतों ने हमें दशकों से प्रेरित किया है, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर हुई बहस मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुई। इस बहस में सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई, लेकिन बहस में असहनशीलता का मुद्दा ही छाया रहा। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम सुंदर जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। श्याम, ऐसी खबरें हैं कि लोकसभा में आज संविधान के लिए प्रतिबद्धता पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल अमृता, देखिए कल अगर आप देखें तो लोकसभा में पूरे बहस के दौरान प्रधानमंत्री मौजूद रहे। सुबह 11 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही समाप्त हुई, प्रधानमंत्री लगातार मौजूद थे सदन में। और जिस तरह से हमने देखा कि कल जो बहस की शुरुआत की वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की और विपक्ष की तरफ से हमने देखा कि सबसे पहले बोलने वाली वक्ता सोनिया गांधी थी। और जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उनके संदर्भ में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर ये बहस हुई पूरी, चाहे आप असहनशीलता की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें या जो और दूसरी चुनौतियां हैं आज देश के सामने, उन संदर्भों में संविधान जो है वो कितना आज भी महत्वपूर्ण है और किस तरह से संविधान के तहत ही सारी नीतियां बननी चाहिए, इस पर बहस का फोकस था। तो जाहिर है कि आज जब बहस का समापन होगा तो वो प्रधानमंत्री के जवाब के साथ होगा। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी ये बात कही कि प्रधानमंत्री को इस बहस का जवाब देना होगा। और ये जिस तरह से कल प्रधानमंत्री पूरी बहस के दौरान मौजूद थे, तो ये स्पष्ट है कि क्योंकि गृह मंत्री ने बहस की शुरुआत की है तो समापन लोकसभा में आज बहस का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इससे पहले कल शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने वाद विवाद संवाद को संसद की आत्मा करार दिया। असहिष्णुता समेत हर मुद्दे पर चर्चा के संकेत देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहस के लिए संसद से बड़ा कोई मंच नहीं हो सकता। विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार से विपक्ष की आवाज को भी महत्व देने की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जाहिर की। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वाद विवाद और संवाद संसद की आत्मा है और चर्चा के लिए संसद से बड़ा कोई मंच नहीं है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि देश संसद से जो अपेक्षाएं कर रहा है उसे सभी दलों के सांसद मिलकर पूरा करेंगे।
वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, यही संसद की आत्मा है। बाकी कामों के लिए तो पूरा देश का मैदान अवेलेबल है और मुझे खुशी हुई कि सभी दलों ने वाद विवाद और संवाद के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। असहिष्णुता पर छिड़ी बहस के बीच प्रधानमंत्री का ये बयान आया है। मौजूदा सत्र में विपक्षी दल के नेता असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। जो लोग इसके जवाबदेह हैं देश का वातावरण दूषित करने के लिए, उन लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री जवाब दें, सबका मानना है और डिबेट मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से हो जाए और इसको हम एक दूसरे के विचारों को कम से कम सदन में टॉलरेट कर लें। विरोधी दलों का मानना है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और इसके लिए सरकार को विपक्ष के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। जो अहम मुद्दे हैं उसको जरूर सुनना चाहिए, बाकी जहां तक रहा सवाल कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए, इस बात के लिए सभी सहमत है। There can be dissenting positions, voices, and the parties in power, the people holding power, they must understand this. गुरुवार से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 20 बैठकें होनी हैं। मौजूदा सत्र के एजेंडे में 38 विधायी कामकाज शामिल हैं, जिसमें 7 नए विधेयक शामिल हैं। इनमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जुड़ा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक और रियल एस्टेट विनियामक बिल सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही 3 अध्यादेश की जगह लाए जाने वाले विधेयक भी शामिल हैं। रविंद्र शोराण के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार के यू टर्न की बातों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि बिल अभी भी जीवित है और सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। हमारे साथ हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, ग्रामीण विकास मंत्री। वेलकम टू राज्यसभा टेलीविजन सर। जेपीसी मंडे को मिली थी, जितने भी स्टिकी क्लॉजेज हैं लैंड एक्विजिशन बिल में, उसको डिस्कस करने के लिए अब विंटर सेशन ऑन है। किस तरह की फेट हो सकती है अब लैंड एक्विजिशन बिल की? सर, रिपोर्ट लेके आते हैं और रिपोर्ट पर आम सहमति है और किसान हित में है सारी बातें, तो हमारे को कोई एतराज नहीं, क्योंकि टेक्निकली आज भी जेपी ज्वाइंट कमेटी भी अलाइव है, जीवित है और एक्ट भी जो अमेंडमेंट के साथ हम जो एक्ट लेके आए हैं वो भी है। और ये जरूर है कि अब नए सिरे से सोचना पड़ेगा। कोई पॉसिबिलिटी है कंसेंट क्लॉज को डाइल्यूट करने की? 2013 का जो कानून है उसमें भी कंसेंट क्लॉज को पढ़ने वाले पढ़ें तो देखेंगे कि उसमें भी कहीं कंसेंट क्लॉज जरूरी नहीं था, लेकिन ये कहने की बातें हैं सारी, क्योंकि हमें इस बात पे कोई एतराज नहीं था। हमें एतराज इस बात पे है कि आप कुछ ऐसा प्रावधान कीजिए जिससे कि जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो उसको हम तेज गति दे सकें। सर, आपने लगातार कहा है कि जो यूपीए का एक्ट है उसमें लैंड एक्विजिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या कोई रास्ता है सारी पार्टियों में कंसेंसस बनाने का? कांग्रेस की जो यूपीए की जो सरकार थी, उनके जो सहयोगी दल थे, खुद कांग्रेस थी, वो ये कह रहे थे कि इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करें जिससे कि प्रक्रिया को तेज किया जा सके, और उनके सुझाव पर ही हम अमेंडेड एक्ट बिल लेके आए थे। लगातार कांग्रेस आरोप लगाते आई है कि गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया है लैंड एक्विजिशन बिल पर और उसका क्रेडिट कांग्रेस खुद लेते आई है। कांग्रेस यानी किसान हितैषी पार्टी है, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। मैं तो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहा हूं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद याद करेंगे लोकसभा के पहले अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी गणेश वासुदेव मावलंकर को उनकी जयंती पर। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को
इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली की थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई है, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य में पार्टी विधायक दल के नेता सुनील जाखड़ ने भी त्यागपत्र सौंप दिया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जल्द ही पंजाब में कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी नेता अंबिका सोनी के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने बाजवा का खुला विरोध किया था। पंजाब में विधानसभा चुनाव साल 2017 में होने हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे काफी सीनियर लीडर हैं और भी हमारी सीनियर लीडर हैं, अंबिका सोनी जी हैं, भट्टल जी हैं, बहुत से सीनियर लीडर हैं हमारे पंजाब में। उनसे विचार विमर्श करके एक आध दिन में हम लोग और जो रिशफल होगा वो उसकी जानकारी आपको देंगे। तमिलनाडु ने बार बार श्रीलंका में भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख मछुआरों की रिहाई की मांग की। उन्होंने लिखा कि बार बार गिरफ्तारी से मछुआरों में डर है। श्रीलंका ने कल 15 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 14 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर श्रीलंकाई जल सीमा में मछली पकड़ने का आरोप है। जयललिता ने कहा कि 29 मछुआरों और उनकी 53 नाव को छुड़ाने के लिए विदेश मंत्रालय को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष वाई सुदर्शन राव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 16 महीने पहले ही उनकी नियुक्ति हुई थी। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने हर महीने 1.5 लाख रुपए की मानदेय की मांग की थी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह रकम देने से इनकार कर दिया। अखबार के मुताबिक राव ने 24 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था। राव ने कहा कि उन्होंने मानदेय के मुद्दे पर इस्तीफा नहीं दिया है। और दिल्ली में बैंक की एक कैश वैन से कल 22.5 करोड़ रुपए लूटने के आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने आज तड़के गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से नकदी भी बरामद की गई। दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में कल शाम ये वारदात हुई। इसे उत्तर भारत की सबसे बड़ी लूट बताया गया। ये नकदी एक्सिस बैंक की थी। पुलिस के मुताबिक वैन का गार्ड गोविंदपुर मेट्रो स्टेशन के पास टॉयलेट के लिए उतरा। ड्राइवर प्रदीप शुक्ला ने उन्हें बगल वाली गली में इंतजार करने की बात कही। जब गार्ड वहां पहुंचा तो वैन वहां नहीं थी। गार्ड ने इसकी सूचना अपनी कंपनी को दी। बाद में वैन गोविंदपुरी में ही एक पेट्रोल पंप के पास मिली। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार को लेकर महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है। कल अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर डांस बार को लाइसेंस देने पर निर्णय लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस पर नियम बनाने के लिए आजाद है।
लाइसेंस मिलने में हो रही देरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार एक सम्मानित पेशा है। याचिका में कहा गया है कि डांस बार खोलने के लिए 60 अर्जियां महाराष्ट्र सरकार को दी गई हैं, जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर आपने उसके ऊपर सुनवाई करके, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आपके डायरेक्शन है स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जो आपको लाइसेंस इशू करने हैं, लाइसेंस होल्डर्स ने जो एप्लीकेशन किया है कि हमें फिर से री लाइसेंस दिया जाए, उसके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते में आप उसका जो सबमिशन है वो कोर्ट में करिए। महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। नए सिरे से कानून लाने की आवश्यकता होगी तो वो भी लाया जाएगा, और हम ये प्रयास करेंगे कि एक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान हो। वहीं दूसरी ओर जिस डांस बार को पूरे महाराष्ट्र ने नकारा है और महाराष्ट्र के दोनों सभागृहों ने जिसको एक मत से कानून तैयार करके बंद किया है, वो शुरू न हो, ये मूलतः हमारा मत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर लगी पाबंदी हटा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रतिबंध से जीवन यापन के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। ओपी शर्मा पर आम आदमी पार्टी के विधायक अलंकार लांबा के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। हालांकि आम आदमी पार्टी ओपी शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी है। उधर बीजेपी के विधायक इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। 2 दिन पहले विधानसभा में रैन बसेरा पर चर्चा के दौरान अलका लांबा और ओपी शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए ओपी शर्मा को 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थी। गुरुवार को सत्र शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और ओपी शर्मा को निलंबित करने की मांग की। विधायकों की मांग पर स्पीकर ने उन्हें शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 4 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। मुझे लगता है इनको अपनी नींद से जगाना जरूरी है, और वो नींद से जगेंगे तब जब एक फैसला ले लिया जाएगा कि उन्हें जेल भेजा जा रहा है और उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है इस विधानसभा से। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी, जैसी इनकी मानसिकता है उसी प्रकार के अर्थ निकालकर ये लोग बवाल मचाकर लोगों का ध्यान मुद्दों से हटाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति से जुड़े नागरिकों के अधिकार संशोधन विधेयक को कल विधानसभा की मंजूरी मिल गई। इस कानून से सरकारी सेवाओं की आपूर्ति में देरी के मामलों में अधिकारियों के वेतन में कटौती होगी। इस बिल के नोटिफिकेशन के बाद 30 दिन के भीतर हर विभाग को अपने दफ्तर में सिटीजन चार्टर घोषित करना होगा। 60 दिनों में हर काम को पूरा करने की बाध्यता होगी। निगरानी के लिए हर विभाग में एक सक्षम अधिकारी तैनात किया जाएगा। सक्षम अधिकारी अगर 3 महीने में पेनाल्टी वसूल नहीं कर पाते हैं तो सरकार उसी से पेनाल्टी वसूल करेगी। और इतना ही नहीं, गलत तरीके से किसी भी फाइल के रिजेक्शन पर भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होगा। इस बिल में दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी कल विधानसभा में पेश हुआ। दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मौजूदा एक्ट की धारा 18 में बदलाव प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में किसी भी मीडिया संस्थान ने अभी तक मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं की हैं, लेकिन इस संशोधन के बाद ऐसा नहीं करने वालों के लिए कानून में दंडात्मक प्रावधान होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आतंकी संगठन आईएस देश में कहीं पर भी एक अकेले आतंकवादी का इस्तेमाल करके हमला कर सकता है। उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में कल कहा कि इसे रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। रिजिजू ने कहा कि साल 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद सरकार सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में सफल रही है। कश्मीर में आईएस के झंडे लहराए जाने की घटनाओं को उन्होंने छिटपुट घटना करार दिया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि आईएस का दुष्प्रचार करने वाले कुछ वेब पोर्टल सरकार की निगरानी में हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि ये वेब पोर्टल के सर्वर भारत में नहीं हैं। लड़ाकू विमान मार गिराए जाने से नाराज रूस ने अब तुर्की पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। तुर्की ने मंगलवार को रूसी विमान गिरा दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि व्यापार, परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए जाएंगे और साझा निवेश की योजनाओं को भी बंद किया जाएगा। इस बीच
मॉस्को पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों देश सीरिया और इराक में आतंकी संगठन आईएस के खिलाफ साझा अभियान तेज करने पर सहमत हुए। तुर्की की ओर से रूसी विमान को गिराने का मुद्दा भी मुलाकात में छाया रहा। तुर्की ने घटना के लिए माफी मांगने से इनकार किया है। तुर्की ने ऑडियो जारी करके रूसी विमान को 10 बार चेतावनी दिए जाने के सबूत भी पेश किए। और इसी बीच जर्मनी ने भी आईएस के खिलाफ अभियान में फ्रांस का साथ देने का ऐलान किया है। जर्मन लड़ाकू विमानों के साथ साथ गठबंधन सेनाओं के विमानों को ईंधन मुहैया कराएगा। Речь пойдет о введении ограничений и запретов на деятельность экономических структур Турции на территории России. गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के निदेशक सिंथिल राजन ने सफाई दी है कि विश्व सिनेमा से चुनी हुई फिल्मों की रिपीट स्क्रीनिंग के लिए इस बार स्टूडेंट्स सेक्शन को हटाया गया। और इसी बीच इस समारोह के विरोध में चल रहा FTII के छात्रों का पैरेलल फिल्म फेस्टिवल कल संपन्न हो गया। फिल्म फेस्टिवल की मिड फेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन की व्यवस्था संबंधी कई मुद्दों पर चिंता दिखाई दी। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि बरसों से चला आ रहा स्टूडेंट सेक्शन इस बार क्यों हटा दिया गया। It's not just from FTI, it's been dropped, the entire segment has been dropped only to accommodate the international cinema repeats. Because last time there was a lot of complaints that international cinema, most of the best of Indian cinema is available, it's available only in one screen, one screen. So we needed some additional infrastructure space. अनेक ऐसी फिल्में जो छात्र अपने डिप्लोमा के दौरान बनाते हैं और FTII के पूर्व छात्रों की फिल्में भी यहाँ पैरेलल फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों ने देखी। Iffy and they are not allowed to even contest a protest, silent protest. This is going to be a situation that we are afraid to live in this country just like that. So I was asking them, how can we call this a protest? Because they are conducting a screening in a closed room without letting anybody know that there is a protest going on. मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर जाने माने अभिनेता जैकी श्रॉफ भी फेस्टिवल में मौजूद थे। गोवा से इरफान की रिपोर्ट। नागपुर टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है। टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में 32 रन पर 2 विकेट से आगे खेलेगी। इससे पहले भारत ने कल उसके सामने 310 रन का मजबूत लक्ष्य रखा और सीरीज पर अपना शिकंजा कस लिया। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 79 रन पर सिमट गई थी। भारत के खिलाफ किसी भी देश का यह सबसे छोटा स्कोर है। दक्षिण अफ्रीका की टीम अभी भी जीत से 278 रन पीछे है और उसके 8 विकेट सुरक्षित हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी गणेश वासुदेव मावलंकर की आज जयंती है। इस मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनका जन्म 27 नवंबर 1888 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। मावलंकर को पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रथम अध्यक्ष के रूप में मावलंकर ने अपनी जिम्मेदारी को धैर्य और पूरी लगन के साथ अंजाम दिया। 27 फरवरी 1956 को अहमदाबाद में उनका निधन हो गया। इसी के साथ अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया। हिंदी के मशहूर कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का आज जन्मदिन है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था। 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी साल उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया। 1976 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 18 जनवरी 2003 को उनका निधन हो गया। खबरों में इतना ही। चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा में आज शुरू होगी संविधान को लेकर प्रतिबद्धता पर चर्चा। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री दे सकते हैं लोकसभा में चर्चा का जवाब। जीएसटी पर प्रधानमंत्री सभी दलों से बातचीत को तैयार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा आम राय बनाने की कोशिश। कांग्रेस का आरोप नहीं हुई व्यापक चर्चा।
पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता का इस्तीफा, राज्य संगठन में जल्द फेरबदल। अध्यक्ष पद के लिए अमरिंदर सिंह और अंबिका सोनी सबसे आगे। रूस ने दी तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी, आईएस के खिलाफ लड़ाई तेज करेंगे रूस और फ्रांस, जर्मनी भी देगा साथ। और नागपुर टेस्ट में मजबूत स्थिति में टीम इंडिया, जीत से 8 विकेट दूर दक्षिण अफ्रीका को बनाने हैं 278 रन।